आज की कहानी दिल्ली से है। यह सच्ची घटना सितंबर 2014 की है। दिल्ली में एक सबसे बड़ा श्मशान है निगमबोध घाट, और ये यमुना के बिल्कुल किनारे तट पर है। तो सितंबर 2014 की बात थी। आमतौर पर जैसे कई अन्य अर्थियां आती हैं, वैसे ही एक और अर्थी निगमबोध घाट पर आती है। इस अर्थी के साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं और शुरुआती रस्में भी पूरी की जा रही थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रस्में, जैसे पिंडदान और घड़ा फोड़ने की रस्में होती हैं, ये रस्में नहीं हुई थीं। ये रस्में होने से पहले ही अर्थी के साथ आए हुए लोग अर्थी रखकर धीरे धीरे करके खिसक लेते हैं। अब जो लोग अर्थी लेकर आए थे, वो बाकायदा मौत द्वार से अंदर उसको लेकर आए थे, और उन्होंने उसको एक चबूतरे पे रखा था। और इस चबूतरे पर ही पिंडदान होता है, और यहां पर घड़ा फोड़ते हैं, और उसके बाद वो सारी रस्में होती है। जिस जगह पे पिंडदान होना था, उस जगह पे अर्थी को रख दिया, लेकिन आगे की रस्में पूरी करने से पहले ही एक एक करके लोग वहां से खिसकने लगे। निगमबोध घाट पर रोज ढेरों अर्थियां आती हैं, और हर वक्त वहां भीड़ बनी रहती है। इस वजह से जब शुरू में वो अर्थी चबूतरे पर अकेली रखी थी, किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि बस आम दिनों की तरह रस्में पूरी हो रही होंगी। कुछ समय बीता, लेकिन फिर लोगों को एहसास हुआ कि अर्थी तो वहीं पड़ी है, पर उसके आसपास कोई नहीं है। ये देखकर लोग हैरान होने लगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अर्थी श्मशान में अकेली पड़ी हो और उसके अपने लोग गायब हों। आमतौर पर जो भी मृतक को लाता है, वही अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करता है। लेकिन यहां मामला उल्टा था। आते जाते लोग ठिठक कर इस दृश्य को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये कौन लोग थे जो अर्थी लेकर आए और फिर इसे यूं अकेला छोड़कर कहां चले गए। श्मशान घाट पर रोजाना की तरह जब वो अर्थी आई, तो उसे 4 लोग कंधा देकर लाए होंगे, क्योंकि कम से कम 4 कंधे तो होते ही हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो अर्थी चबूतरे पर रखी गई, तो उसके बाद कोई उसे देखने वाला या अंतिम संस्कार की रस्में करने वाला नहीं था। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद कोई जरूरी काम से गया होगा और जल्द ही वापस आ जाएगा। इसी सोच में लगभग 2 घंटे गुजर गए और अर्थी वहीं पड़ी रही। आने जाने वाले लोगों को भी यह बात समझ नहीं आई कि आखिर मामला क्या है। 2 घंटे तक कोई भी वहां नहीं आया और अर्थी ज्यों की त्यों पड़ी रही। फिर श्मशान घाट के कुछ कर्मचारी और वहां मौजूद लोग जो अपनी रस्में पूरी करने के लिए आए थे, उन्हें यह स्थिति अजीब लगने लगी। श्मशान में पिंडदान के लिए अलग अलग चबूतरे होते हैं और हर परिवार अपनी बारी का इंतजार करता है। लेकिन क्योंकि इस चबूतरे पर पहले से ही अर्थी पड़ी थी, नए लोग अपनी अर्थी नहीं रख पा रहे थे और उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग बेचैन हो गए, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके थे और कोई रस्म पूरी नहीं हो रही थी। आखिरकार कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने श्मशान के कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि 2 घंटे हो गए हैं और इस अर्थी के साथ कोई नहीं है। फिर ये बात श्मशान के मुख्य पुजारी पंडित प्रमोद शर्मा तक पहुंची, जो उस समय वहां मौजूद थे। यह घटना 2014 की है, जब पंडित प्रमोद शर्मा को निगमबोध घाट पर एक लावारिस अर्थी के बारे में जानकारी मिली। जब पंडित जी चबूतरे के पास पहुंचे और अर्थी को ध्यान से देखा, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अर्थी पर लाल कफन है। लाल कफन देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह किसी महिला की लाश है, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं की लाश पर लाल कफन डाला जाता है, पुरुषों की नहीं। अब सवाल यह था कि यह महिला कौन थी और उसके साथ आए लोग कहां चले गए। 2 घंटे से अर्थी वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी उसे अपना कहने वाला नहीं था। पंडित जी ने श्मशान के आसपास मौजूद लोगों और कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। सब हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कोई महिला की लाश को श्मशान तक लाकर यूं ही छोड़कर चला जाए। शक बढ़ने पर पंडित प्रमोद शर्मा ने तुरंत कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को कॉल किया, क्योंकि निगमबोध घाट उसी थाने के अंतर्गत आता है। जब थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह को यह खबर मिली कि एक महिला की लाश श्मशान में लावारिस पड़ी है और उसके साथ आए लोग गायब हो गए हैं, तो उन्हें भी शक हुआ। यह घटना अनोखी थी, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लाश श्मशान तक लाकर यूं ही छोड़ दी जाए। स्थिति को गंभीर मानते हुए एसएचओ विजेंद्र सिंह ने अपने साथ कुछ महिला पुलिसकर्मियों को भी लिया और निगमबोध घाट की तरफ रवाना हो गए, ताकि मामले की जांच की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि यह महिला कौन है। जब कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन की टीम निगमबोध घाट पहुंची, तब तक पंडित प्रमोद शर्मा ने निर्देश दिया था कि कोई भी अर्थी को हाथ न लगाए, ताकि उंगलियों के निशान या अन्य सबूत नष्ट न हो जाएं। तो पुलिस की टीम पहुंचती है अर्थी के पास। पुलिस टीम ने पहुंचकर सबसे पहले अर्थी का मुआयना शुरू किया। जब लाल कफन हटाया गया और कपड़ा खोला गया, तो यह देखा गया कि महिला को पूरी तरह से श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सजाया गया था। यह इस बात का संकेत था कि महिला के पति अभी जिंदा है, क्योंकि विधवा महिलाओं का इस तरह से सजाना परंपरा के खिलाफ होता है।
पुलिस ने और ज्यादा ध्यान से देखा तो वहां पर अर्थी के पास हवन की सामग्री भी एक थैले में रखी हुई थी, जिससे यह साफ हो गया कि महिला का अंतिम संस्कार किया जाना था। और बाकी सारी चीजें हैं। जिस चबूतरे पे ये अर्थी रखी हुई थी, इसी चबूतरे पे पिंडदान करना था और एक मटका फोड़ना था। वहीं पे एक संगम सरोवर है, वहां पे निगमबोध घाट में झरने की तरह गिरता रहता है, तो वहां पे यहां से उठाकर अर्थी को स्नान कराया जाता है और इस स्नान के बाद सीधे अर्थी को चिता तक ले जाया जाता है और अर्थी को चिता के हवाले कर दिया जाता है। तो जिस चबूतरे पे था वहां पे हवन की सामग्री भी रखी थी, अर्थी भी रखी थी, लेकिन पिंडदान करने के लिए एक मटका फोड़ा जाता है, वह मटका नहीं था। बाकी सारी चीजें थी जो भी रस्म पूरी की जाने के लिए जरूरी थी, सिर्फ मटका गायब था। पुलिस ने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसने उस अर्थी को देखने का फैसला किया। जब पुलिस ने महिला की लाश का और बारीकी से निरीक्षण किया तो उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसके राइट हैंड पे एसके का टैटू गुदा हुआ था, जबकि उसके बाएं हाथ की एक उंगली में एक बड़ी अंगूठी थी। इससे पुलिस को यह अनुमान हुआ कि शायद मरने वाली महिला का नाम खुशबू हो सकता है। लेकिन एसके का क्या मतलब है, यह पुलिस उस वक्त समझ नहीं पाई। पुलिस को किसी अन्य चीज से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे महिला की पहचान की जा सके। एसके का फुल फॉर्म और यह टैटू किससे संबंधित है, यह समझ पाना मुश्किल था। टैटू और अंगूठी की यह जानकारी उस समय पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका कि महिला का असली नाम क्या था और एसके का क्या राज था। यह पुलिस उस वक्त समझ नहीं पाई। इसके बाद फिर पुलिस लेडी कांस्टेबल ने जब लाश को देखा तो शरीर पे जगह जगह चोट के निशान मिले। जैसे ही ये निशान सामने आए, पुलिस को शक गहराने लगा कि यह मामला सामान्य मौत का नहीं बल्कि हत्या का हो सकता है। अब यह स्पष्ट हो गया था कि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और उसका कत्ल किया गया था। लेकिन श्मशान घाट पर केवल इतना ही सबूत था, एक एस के टैटू और एक अंगूठी जिस पर खुशबू लिखा था। इसके अलावा कोई और सुराग नहीं था। पुलिस ने फैसला किया कि सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। चिता जलाने से पहले कुछ ही मिनटों का वक्त बचा था जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया और लाश को उठाकर एम्बुलेंस में डालकर मुर्दा घर भेज दिया ताकि पोस्टमार्टम से और जानकारी हासिल की जा सके। उस लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए जब एम्बुलेंस में डालकर मुर्दा घर भेजा जा रहा था, जैसे लाश को उठाया तब पुलिस की नजर अर्थी पर पड़ती है। उस अर्थी को देख के पुलिस के कान खड़े होते। जब पुलिस ने महिला की अर्थी को देखा तो उन्हें अर्थी की बनावट भी संदिग्ध लगी। आमतौर पर जो अर्थी बनाई जाती है उसमें सूखे बांस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस अर्थी में जो बांस इस्तेमाल हुआ था वह पूरी तरह से हरा था। बांस के हरे होने का मतलब था कि वो ताजे थे, जो कि आमतौर पर अंतिम संस्कार में इस्तेमाल नहीं किए जाते। अर्थी की बनावट भी अजीब थी, जो पुलिस के लिए और अधिक संदेहजनक हो गई। इस हरे बांस और अर्थी की असामान्य बनावट को देखकर पुलिस के कान और खड़े हो गए, क्योंकि यह किसी सामान्य अंतिम संस्कार की तैयारी जैसी नहीं लग रही थी। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया था कि मामला हत्या का ही है और यह संभव है कि महिला की लाश को छिपाने के लिए उसे इस तरह सजाकर श्मशान घाट लाया गया था। पुलिस को हरे बांस की अर्थी देखकर पहले ही शक हो गया था और अब उन्होंने जांच को निगमबोध घाट के आसपास के इलाकों से शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने उन जगहों पर जाना शुरू किया जहां आमतौर पर अर्थियां बनाई जाती हैं। पुलिस ने अर्थी की तस्वीर लेकर वहां के कारीगरों से पूछताछ की। जांच के दौरान एक एक करके हर कारीगर ने यह कह दिया कि उन्होंने ऐसी अर्थी नहीं बनाई और न ही वे हरे बांस से बनी अर्थियां बनाते हैं। सभी का यही कहना था कि इस तरह की अर्थी उनके यहां कभी नहीं बनाई गई और यह निगमबोध घाट के आसपास से नहीं आई है। पुलिस ने आसपास के अन्य श्मशान घाटों पर भी जाकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि यह पता चल सके कि कहीं और से ऐसी अर्थी बनाई गई हो। हालांकि काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। किसी भी श्मशान घाट के कारीगरों ने इस तरह की अर्थी बनाने की बात नहीं मानी। इससे पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ गई, क्योंकि अर्थी का स्रोत भी अब एक रहस्य बन गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि महिला की हत्या की गई थी और उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी। इसके पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। अब जब यह जानकारी सामने आ गई तो पुलिस की जांच और तेज हो गई। पुलिस की टीम फिर से निगमबोध घाट पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और सुराग तलाशने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे यह पता लगाया जा सके कि महिला की लाश लाने वाले कौन लोग थे। इस वजह से पुलिस को किसी चश्मदीद गवाह की तलाश करनी पड़ी, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अर्थी लाने वालों को देखा हो या उनसे बात की हो। पुलिस ने फिर से पंडित प्रमोद शर्मा से पूछताछ की ताकि कोई नई जानकारी मिल सके। काफी सोचने के बाद पंडित जी को याद आया कि उस दिन
जब लोग लाश लेकर आए थे तो उनमें से एक व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि वे प्रेम नगर इलाके से आए हैं। लेकिन यहां एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि प्रेम नगर दिल्ली में कोई बड़ा इलाका नहीं है। यह एक आम नाम है और दिल्ली में कई मोहल्ले और गलियां प्रेम नगर के नाम से जानी जाती हैं। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि सही प्रेम नगर इलाके का पता कैसे लगाया जाए। उन्होंने आसपास के सभी इलाकों की खोजबीन शुरू कर दी और दिल्ली के सभी प्रेम नगर नामक स्थानों की जांच की। लोकल पुलिस से संपर्क किया गया और उन सभी प्रेम नगर इलाकों की गलियों की तलाशी ली गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी कोई ठोस सबूत नहीं था। न ही कोई ऐसा सुराग जिससे वे महिला की पहचान कर सकें या उसके हत्यारों का पता लगा सकें। पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ जांच की दिशा भी धुंधली होती जा रही थी। प्रेमनगर, एसके और खुशबू के सुराग न मिलने के बाद पुलिस ने यह जांचने की कोशिश की कि 14 सितंबर से पहले के दिनों में दिल्ली में कोई महिला गुमशुदा हुई है या नहीं। हालांकि उन्हें पता चला कि इस दौरान कोई भी महिला गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, जिससे पुलिस को और निराशा हुई। इसके बाद पुलिस ने निगमबोध घाट पर लगातार छानबीन की, विशेषकर उस चबूतरे पर जहां पर अर्थी रखी गई थी और लोग अचानक गायब हो गए थे। पुलिस अधिकारी बार बार वहां जाकर घंटों बिताते और आसपास के लोगों से पूछताछ करते कि कहीं कोई चश्मदीद गवाह या सुराग मिल सके। इन लगातार दौरे के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने देखा कि उस चबूतरे पर जहां अर्थी रखी गई थी वहां अक्सर पिंडदान और अन्य अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं। इस रस्म के अंत में पंडित जी 2 मटके लेते हैं और उन्हें फोड़ते हैं। यह रस्म सामान्य रूप से पूरी की जाती है, लेकिन उस दिन जब पुलिस ने मटकों को फोड़ने की रस्म पर ध्यान दिया तो उन्हें लगा कि कोई मटका गायब था। पुलिस ने नोट किया कि जब अर्थी छोड़ी गई थी तो मटके की रस्म पूरी नहीं की गई थी। यह असामान्य था और इससे पुलिस को शक हुआ कि यह कोई इंटेंशनली किया गया काम हो सकता है। पुलिस ने इस संदिग्ध गतिविधि को ध्यान में रखते हुए जांच को और गहराई से शुरू किया। पुलिस ने जब निगमबोध घाट पर बार बार निरीक्षण किया और ध्यान से देखा कि क्यों मटका गायब था, तो यह सवाल उनके दिमाग में गहराई से बस गया। मटका गायब होने के कारण ने उन्हें शक में डाल दिया कि शायद इसका कातिल के राज से कोई संबंध हो सकता है। जब पुलिस ने पंडित प्रमोद शर्मा से इस बारे में पूछा तो पंडित जी ने बताया कि पिंडदान की रस्म के लिए मटका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिंडदान के दौरान मटका फोड़ा जाता है और यह रस्म पूरी करने के लिए मटका होना आवश्यक होता है। इसके बिना पिंडदान की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती। पंडित जी ने भी यह सुझाव दिया कि अगर मटका गायब है तो इसका कोई न कोई खास मकसद हो सकता है। पंडित जी ने यह भी कहा कि मटका न होना असामान्य है और इससे यह संकेत मिल सकता है कि कुछ छिपाया जा रहा है या किसी ने जानबूझकर मटका गायब किया है। यह बात पुलिस के ध्यान में आई कि मटका गायब होने का कोई खास कारण हो सकता है और इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और गहराई से जांच करनी पड़ेगी। इसलिए पुलिस ने यह तय किया कि वे इस दिशा में और आगे की छानबीन करें, यह जानने के लिए कि मटका क्यों गायब था और क्या यह किसी महत्वपूर्ण सुराग का हिस्सा हो सकता है। अब पुलिस की टीम ने इस छानबीन को एक नई दिशा देने का फैसला किया और उन्होंने मटके से संबंधित सभी संभावित कड़ी जोड़ने की कोशिश की कि रस्में किसी और श्मशान में कर दिया गया हो। रस्में लोग अलग भी कर देते हैं, लेकिन उसमें मटका जरूरी होता है। दरअसल अर्थी श्मशान के अंदर जिस चबूतरे पर मिली थी, अंतिम संस्कार के हिसाब से पिंडदान का घड़ा भी वहीं होना चाहिए था, मगर घड़ा गायब था। लिहाजा पुलिस ने जब इस बारे में श्मशान के पंडितों से बात की तो पता चला कि बहुत मुमकिन है कि अर्थी निगमबोध लाने से पहले किसी और श्मशान में ले जाई गई हो। अब ये नई चीज जब पुलिस को पता चली तो अब वो आसपास के श्मशान घाट को पूरी तसल्ली से खंगालने का फैसला करती है। 14 सितंबर को किस किस श्मशान घाट में कौन कौन आए थे और कोई ऐसा था जिसने वहां पे आधी रस्म की और उसके बाद अर्थी को वापस ले गया हो, क्योंकि श्मशान में आमतौर पर अर्थियां आती हैं, जाती नहीं है, तो ऐसा मुमकिन है। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो किसी को याद जरूर होगा। पुलिस ने जब छानबीन की तो इस बार पुलिस को पहली कामयाबी मिली। वहीं पर एक किराड़ी घाट है। पुलिस को पता चला कि इसी किराड़ी घाट में उस दिन ये अर्थी आई थी। उसके साथ कुछ लोग थे, बहुत कम लोग थे, और वहां पे उन्होंने बकायदा पिंडदान भी किया था। लेकिन उसके बाद वो लोग अर्थी लेकर चले गए और बहुत जल्दी में थे। इत्तफाक से पुलिस को वहां एक लड़का मिला जो पूरे मामले का चश्मदीद था। उसने पुलिस को बताया कि अर्थी प्रेमनगर से आई थी और वो अंतिम यात्रा में कुछ देर के लिए शामिल भी हुआ था, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं जानता। वैसे देखा जाइए तो बहुत लोग ऐसे होते हैं पुण्य कमाने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका कोई जानने वाला है या नहीं।
तो इस लड़के का कहना था कि वो आया किसी और वजह से था, लेकिन उसने जब देखा कि अर्थी के साथ बहुत कम लोग थे तो उनके साथ शामिल हो गया था। और उसी दौरान में फिर उसने पूछा भी था कि आप लोग कहाँ से। तब उनमें से एक ने कहा था कि हम प्रेम नगर से आए हैं। यह प्रेम नगर का नाम पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग था, क्योंकि पहले भी यह नाम का पंडित जी ने उल्लेख किया था। अब पुलिस को लगता है कि इस कत्ल का जो सुराग है प्रेम नगर से ही मिलेगा, लेकिन यह प्रेम नगर नाम का इलाका नहीं था। अब पुलिस ने प्रेम नगर के विभिन्न इलाकों की जांच की और तय किया कि उन्हें प्रेम नगर में जाकर और गहराई से छानबीन करनी होगी। पुलिस को यह तो पता चल गया कि प्रेम नगर एक वास्तविक जगह है, लेकिन यह जानना अब भी बाकी था कि वो महिला कौन थी जिसकी अर्थी मिली थी। उस अर्थी की बनावट और सामग्री विशेष रूप से ध्यान खींच रही थी। वह हरे बांस से बनी हुई थी, जो आमतौर पर श्मशान घाटों में इस्तेमाल नहीं होता था। इस अनोखी बनावट और सामग्री की वजह से पुलिस ने यह मान लिया कि इस अर्थी का संबंध किसी खास स्थान से हो सकता है। अर्थी की तस्वीर के साथ पुलिस की कई टीम कई दिनों तक दिल्ली में प्रेम नगर नाम की जगह को ढूंढने का काम कर रही थी। कई दिन बीतते हैं और आखिरकार कई दिनों की मेहनत रंग लाती है। एक दिन पता चलता है कि दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक जगह है, वही किसी एक गली का नाम है प्रेम नगर, और उस प्रेम नगर में एक दुकान है और उस दुकान वाले ने उस अर्थी की तस्वीर में बांस को और सारी चीजों को देखकर पहचान लिया कि हाँ, ये अर्थी मैंने ही बनाई थी। नागलोई के प्रेम नगर में आखिरकार वो अर्थी वाला भी मिल ही गया जिसने ये अर्थी बनाई थी। वो अर्थी वाला नागलोई का रहने वाला था। फिर क्या था, अर्थी का सुराग मिलते ही उस घर का पता भी मिल गया जहां से ये अर्थी उठी थी। इसके बाद पुलिस उस घर तक पहुंची जहां से अर्थी लाई गई थी, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था और पता चला कि घर कई दिनों से बंद पड़ा था। तारीख वही थी जब अर्थी का मामला सामने आया था। पुलिस के पास इस घर के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिजली के मीटर की जांच की। मीटर के नंबर से मकान मालिक का नाम पता चला। जब पुलिस ने उस मकान मालिक से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने हाल ही में यह घर राजू शंकर नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था। पुलिस ने पूछा कि क्या आप राजू शंकर को जानते थे या किसके जरिए आपने राजू को घर बेचा। मकान मालिक ने बताया कि राजू शंकर के जीजा को जानते थे। राजू शंकर का एक जीजा सत्यनारायण है जो समयपुर बादली में रहता है और किसी बिस्कुट फैक्ट्री में काम करता है। सत्यनारायण की पत्नी का नाम खुशबू है। इस जानकारी ने पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग दिया। पहली कड़ी, अर्थी की दुकान की जानकारी मिली। दूसरी कड़ी, उस घर से जुड़ी जानकारी थी जहां से अर्थी लाई गई थी, और खास बात यह थी कि उस घर के रिश्तेदार की पत्नी का नाम खुशबू था। साथ ही टैटू पर भी खुशबू लिखा हुआ था और पति का नाम सत्यनारायण था। अब पुलिस को एस.के का मतलब भी समझ में आया। एस फॉर सत्यनारायण और के फॉर खुशबू। खुशबू ने अपने हाथ पर जो टैटू बनवाया था वह अपने पति के नाम और अपने नाम के पहले अक्षर को दर्शाता था। इस पूरी जानकारी के साथ पुलिस ने सत्यनारायण और खुशबू की तलाश तेज कर दी ताकि हत्या के मामले में आगे की जांच की जा सके। पुलिस की एक टीम समयपुर बादली पहुंचती है, लेकिन वहां पे भी राजू शंकर और सत्यनारायण दोनों गायब थे। आसपास के लोगों को पुलिस अर्थी की तस्वीर दिखाती है। तस्वीरों के जरिए पता कर लेती कि हाँ, ये महिला खुशबू थी। फिर जानकारी मिलती है कि खुशबू जो है वो बिहार के आरा की रहने वाली थी। दिल्ली पुलिस की टीम आरा पहुंचती है। खुशबू का घर मिलता है। इसके बाद पूछताछ होती है। फिर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और थोड़े दिन के बाद राजू शंकर और सत्यनारायण को पुलिस गिरफ्तार करती है। पता चलता है कि सत्यनारायण और खुशबू दोनों दिल्ली में मिले थे। दोनों में प्यार हो गया, दोनों ने शादी कर ली, दोनों का 1 साल का बेटा भी हुआ। लेकिन फिर सत्यनारायण की अपनी बीवी खुशबू के साथ बनी नहीं। लड़ाई झगड़ा और इसी के बाद एक रोज उसने राजू शंकर के साथ मिलकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद कोई शक न हो और शव को ठिकाने लगाने का कोई उचित तरीका न देखकर सत्यनारायण के दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने सोचा कि वह इस मौत को एक प्राकृतिक मौत के रूप में दिखाएगा। इसके लिए उसने शव को बकायदा सजाया, अर्थी तैयार की और उसे दुल्हन की तरह सजाया। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को बुलाया और एक टेम्पो किराए पर लेकर अर्थी को ले जाने का प्लान बनाया। वह पहले किराड़ी घाट गया, लेकिन वहां कम भीड़ देखकर उसे संदेह हुआ कि कहीं उसका प्लान फेल न हो जाए। उसे लगा कि भीड़ कम होने के कारण किसी को भी शक हो सकता है। इसके बाद उसने सोचा कि निगमबोध घाट में हमेशा भीड़ रहती है, जहां वह अपनी योजना को सही तरीके से अंजाम दे सकता है। निगमबोध घाट पर पहुंचने के बाद वह मानता था कि भीड़ के चलते किसी को भी उसके इरादों का पता नहीं चलेगा और यह योजना सफल हो जाएगी। 50-60 अर्थियां तो डेली आती हैं, तो वहीं जाना ठीक रहेगा। फिर उसने आनन फानन में वो वहां से बहुत तेजी से भागा। फिर वापस निगमबोध घाट आता है
लेकिन निगमबोध घाट में सब कुछ करने के बाद भी मन में चोर था और उसे ये लगा कि कहीं एंड टाइम पे पकड़े ना जाए, कोई बता ना दे। तो बहुत सारी चीजें थीं। इसलिए जब वो पिंडदान वाले चबूतरे पे उसने अर्थी रखी और उसने देखा आसपास कोई देख नहीं रहा, तो उसने उन सारी लोगों की गफलत का फायदा उठाया और अर्थी रखकर धीरे धीरे कोई किसी बहाने से वहां से खिसक लिए और फिर दिल्ली छोड़कर भाग गए। लेकिन दो चीजें थीं, एक टैटू, दूसरी उस अर्थी की बनावट। इन सारी चीजों से इस कत्ल का जो राज था वो सामने आया। कातिल पकड़े गए। इस कत्ल की कहानी में सबसे अजीब बात यह है कि कातिल ने हत्या के बाद शव को ऐसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई कि किसी को भी शक न हो। उसने शव को दुल्हन की तरह सजाया और श्मशान घाट तक ले जाने के लिए एक टेम्पो का भी इंतजाम किया। जब वह श्मशान घाट पहुंचा तो उसने वहां के माहौल को भी ध्यान में रखा। पहले किराड़ी घाट गया, लेकिन वहां भीड़ कम देखकर उसने फैसला किया कि निगमबोध घाट बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां हमेशा भीड़ रहती है। आखिरकार कातिल ने सब कुछ इतनी कुशलता से किया कि शव को चिता पर लिटाने से पहले ही वहां से भाग गया। ऐसा तरीका अपनाना जहां कातिल ने इतनी बारीकी से हत्या की योजना बनाई और खुद को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया। हालांकि पुलिस ने गहराई से जांच की और अंततः हत्यारों को पकड़ने में सफलता पाई। इस केस की सबसे खास बात यह थी कि हत्या को छिपाने के लिए कातिल ने बहुत ही चतुराई से काम किया और हत्या के बाद शव को सामान्य अंतिम संस्कार के रूप में पेश किया। इस तरह की कहानी शायद ही किसी ने पहले सुनी हो। खैर, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी समय लगे। जो लोग झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं उन्हें अंततः परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नैतिकता और कानून की अनुपालना महत्वपूर्ण होती है, और जब भी हम अपने कर्मों को लेकर पछताते हैं, हमें सच्चे सुधार की दिशा में कदम उठाने की जरूरत होती है। समाज में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह सही काम करे और न्याय की दिशा में योगदान दे। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम एक बेहतर और नैतिक समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।